नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। राहुल गांधी की एक मिस्टेक से नरेंद्र मोदी की 400 सीटों का टारगेट कैसे सेट हो गया? राहुल गांधी की एक गलती की कीमत कांग्रेस को आज कैसे चुकानी पड़ी? राहुल गांधी का एक शब्द कांग्रेस के लिए 4 जून तक कितना भारी पड़ने वाला है? आज इन सब का विश्लेषण हम करेंगे। राहुल गांधी शक्ति समझाते समझाते हिंदू धर्म तक कैसे पहुंच गए और उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे कि हिंदू देवी देवताओं का जिक्र शुरू हो गया? आज नरेंद्र मोदी सच में शक्तिशाली दिखे और इसमें 400 की जीत वाले स्क्रिप्ट भी सामने आ गई। कांग्रेस फुल डिफेंसिव थी। कांग्रेस अपनी सभी महिला नेताओं को सामने लाकर उनसे वीडियो बनवाने लगी। क्या नरेंद्र मोदी की 400 सीट का असली सीक्रेट राहुल गांधी ही हैं? पब्लिक में कल शाम से चर्चा शुरू हो गई कि अगर सामने राहुल गांधी हैं तो नरेंद्र मोदी को 400 के पार जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। राहुल ने आखिर ऐसा क्या कह दिया, ऐसा कौन सा फुल टॉस फेंक दिया कि जिससे कि कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी बहुत आसानी से 400 के पार चले जाएंगे? क्या राहुल ही मोदी को 400 के पार पहुंचाएंगे? नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी शक्ति राहुल गांधी ही हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? तो बस पहले इतना सुन लीजिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल यहां नहीं रुके, थोड़ा और आगे बढ़े। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? क्या कहा, यह सुनने से पहले मोदी की यह बात सुनिए। शिवाजी मैदान में इंडी अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। शक्ति, बस इस एक शब्द ने 24 का पूरा नैरेटिव बदल दिया। पूरा का पूरा गेम मोदी के पाले में कर दिया। मौका राहुल ने दिया है, मोदी ने चौका मार दिया है। राहुल की फुल टॉस को 24 घंटे के भीतर अपना सबसे बड़ा चुनावी स्लोगन बना दिया है। अब मुंबई के शिवाजी पार्क का पूरा फ्रेम खोलते हैं, पूरा मंच आपको दिखाते हैं। इस मंच के सरपंच राहुल थे। अगल बगल मोदी के सारे धुर विरोधी थे। सबने एक एक करके माइक पकड़ा, राहुल का नाम ही आगे किया। डाउट न मोदी की पार्टी को है, न मोदी विरोधी गुट को ही कोई संदेह है। 24 में मोदी की हैट्रिक निस्संदेह है, क्योंकि इंडी अलायंस को भी पता है कि इधर पावरफुल पिच पर मोदी हैं, उधर कमजोर पिच पर राहुल गांधी हैं। बावजूद इसके इंडी अलायंस के 24 वाले हीरो राहुल ही हैं। सबकी जुबान पर फुल वॉल्यूम में राहुल वाला टेप ही है। फ्यूचर होप ऑफ इंडिया, माय डियर ब्रदर राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने मुबारक करता हूं राहुल को और उसकी सारी टीम को। राहुल गांधी जी, young and energetic leader, the only hope of our nation, श्री राहुल जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। राहुल जी ने यात्रा की है। हाँ, आदरणीय राहुल गांधी जी ने। ये सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं थी। आपके नाम के पीछे गांधी नाम है, जिससे बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं। एक तरफ 400 सीटों के साथ मोदी 3.0 की अपलोडिंग करीब करीब कंफर्म हो गई है, तो दूसरी तरफ 14 और 19 के बाद 24 के लिए भी राहुल की 3.0 वाली रीलॉन्चिंग ही हो रही है, रीब्रांडिंग ही हो रही है। शेर, बब्बर शेर, नायक, जननायक, तीसरी बार राहुल की रीलॉन्चिंग के लिए
इस तरह के शब्दों के इर्द गिर्द ही नैरेटिव बुना गया है, मगर यह नैरेटिव गढ़ने वालों को ही नहीं पता कि राहुल में मोदी को हराने वाला स्पार्क नहीं है, एक फॉल्ट लाइन है। 24 घंटे में समझ आ गया, इंडी अलायंस वाले जिस राहुल को पीएम कैंडिडेट बता रहे हैं, मोदी का ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं, वो राहुल 6000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी अभी तक भारत को नहीं समझ पाए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक राउंड लगाने के बाद भी भारत को समझ नहीं पाए हैं। दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक इंप्रेशन था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया, वो इंप्रेशन टूटता गया, बदलता गया, और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा, मेरा रियलाइजेशन ये था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं। वो मेरे इमेजिनेशन का हिंदुस्तान था, अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान था। और ये जो मैं हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा में जिसको देखा है, ये भी एक प्रकार से अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान है। ये पहले वाले हिंदुस्तान से बेहतर इन्फॉर्म्ड है, मगर ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है, सुपरफिशियल है। छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है। अब आप खुद सोचिए, जो भारत को नहीं समझ पाया वो सिर्फ कैमरे पर एटीट्यूड दिखाकर मोदी से कैसे लड़ेगा। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी 50,000 रुपए। मुफ्ती से लेकर खरगे तक, तेजस्वी से लेकर ठाकरे तक, सब राहुल राहुल तो करते हैं, लेकिन राहुल मोदी मोदी पर अटके रहते हैं और हर बार बोलते वक्त कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। राहुल की इस फॉल्ट लाइन को समझना है तो कांग्रेस की टाइमलाइन पर चले जाइए। देख लीजिए, मोदी को गाली देते देते कांग्रेस का इकोसिस्टम अब देश के 97 करोड़ वोटर्स को क्या कह रहा है, किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। रही बात राहुल की, तो चुनाव शुरू होने से पहले ही वो अपना आपा खो चुके हैं। मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो शब्दों के पीछे छिपकर मोदी पर राहुल के पर्सनल अटैक फिर से शुरू हो गए हैं। और राहुल के वो शब्द कौन कौन से हैं? राहुल के वो शब्द हैं, नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मुखौटा है, नरेंद्र मोदी खोखला है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं, नरेंद्र मोदी के पास करप्शन की मोनोपोली है। ऐसे ऐसे विवादित शब्दों के पीछे छिपकर राहुल 24 का चुनावी कैंपेन चला रहे हैं। बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा के जो मन में आ रहा है कहे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और मोदी को अपने विवादित बोल से ही 400 के पार पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। मोदी के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा से राहुल 1000-2000 लाइक्स और रिपोस्ट तो पा सकते हैं, 1000-2000 एक्स्ट्रा व्यूज भी बटोर सकते हैं, मगर ऐसा करके राहुल को वोट नहीं मिल सकते। राहुल की टीम सोशल मीडिया पर राहुल को प्रधानमंत्री बना सकती है। अलग अलग वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर राहुल की आंधी वाले टेक्स्ट चिपका सकती है। 4 जून राहुल गांधी पीएम कमिंग सून ऐसे पोस्टर्स भी वायरल करा सकती है। इंडी अलायंस वाले मुंबई के शिवाजी पार्क में भीड़ जुटाकर वाह राहुल वाह का नारा लगा सकते हैं, मोदी को ताना मार सकते हैं, मगर ऐसा करके भी वो मोदी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, अपना ही घाटा करवा रहे हैं। लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे। जैसे राजा की जान तोते में थी,
वैसे हमारे राजा की जान ईवीएम में है। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। बच के रहिए भाजपा के लोग से, इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है। साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये उनका काम है। मोदी की गारंटी, अरे भाई तुम्हारी पार्टी की गारंटी तो कम से कम बोलो। मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, ये क्या है? मोदी एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति को इतना अहंकार आया है कि हर चीज को ये मोदी गारंटी। मोदी विरोधी गुट के ये सारे नेता जुटे तो हैं मोदी को हराने के लिए, मगर चैप्टर लिख रहे हैं खुद अपनी हार के, करारी हार के। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। और इंडी अलायंस के 24 वाले इस चैप्टर के पोस्टर बॉय राहुल गांधी ही हैं, जिन्होंने इस बार सेल्फ गोल ही नहीं किया है, बल्कि मोदी को बैठे बिठाए 400 के पार पहुंचा दिया है। और ये कैसे हुआ है, समझने के लिए राहुल का ये पूरा वीडियो देखिए। ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल ने यह हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए शक्ति वाला विवादित बयान रविवार रात 8:30 बजे दिया, मगर अपने करियर के सबसे बड़े ब्लंडर का मतलब समझते समझते उन्हें करीब 20 घंटों का वक्त लग गया। सोमवार शाम 4:15 बजे राहुल ने जो ट्वीट किया, काउंट कर लीजिए उसमें उन्होंने कितनी बार शक्ति शब्द का जिक्र किया। एक या दो बार नहीं, राहुल ने पूरे 13 बार शक्ति शब्द का प्रयोग किया और अपने विवादित बोल को डिफेंड करने के लिए दूसरे शब्दों का सहारा लिया। राहुल को अगर शक्ति वाला टेक्स्ट लिखकर मोदी पर अटैक करना ही था तो शिवाजी पार्क में वही बोलते जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मगर उन्होंने अपनी स्पीच में हिंदू धर्म की शक्ति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। और अगर आप नोट करेंगे तो राहुल के इस ट्वीट में कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा नहीं मिलेगा। इससे क्लियर हो जाता है कि राहुल को अंदाजा लग गया है कि उन्होंने बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है और मोदी ने राहुल की इस भयंकर गलती को हाथों हाथ पिक कर लिया है। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है, और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा
सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। न कांग्रेस अपनी गलती से सीख रही है, न राहुल ही भूल सुधार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता उल्टे राहुल के शक्ति वाले बयान को डिफेंड करने में जुट गए हैं। साहेब सकपका गए, ये तक लिखने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसका सिलसिला भी राहुल के क्लैरिफिकेशन के बाद शुरू हुआ। उधर राहुल ने हिट विकेट होने के बाद अपनी बातों का मतलब समझाया, इधर राहुल की टीम ने उसमें एक नया ट्विस्ट दे डाला। पवन खेड़ा तो एक स्टेप आगे चले गए। राहुल के शक्ति वाले बयान को आधार बनाकर राहुल को ही दैवीय शक्ति वाला बता डाला। 24 के चुनाव को आसुरी शक्ति के खिलाफ जंग वाला बता डाला। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफ्फाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफ्फाजी करनी है, दिन आपके लद गए। अगर पवन खेड़ा के बयान को एक लाइन में समझना हो तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब खुलकर मोदी के लिए असुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं और वो ऐसा 4 जून को नतीजे आने तक करते रहेंगे। ऑर्डर ऊपर से ही आया है। मगर मोदी अपने विरोधियों की ऐसी शब्दावली को अपने फेवर में करना अच्छी तरह जानते हैं। विपक्ष के नैरेटिव को अपने नैरेटिव में तब्दील करना जानते हैं और इसकी एक झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि राहुल हिंदू धर्म का जिक्र करके जिस शक्ति के खिलाफ बयान देते हैं, उसी शक्ति के उपासक मोदी के लिए सड़कों पर उतरते हैं। राहुल राहुल नहीं, मोदी मोदी ही करते हैं। हाथों में मोबाइल ऑन करके अपने पीएम का वेलकम ही करते हैं और जब मोदी उनसे इंटरैक्ट करते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि विपक्ष की एक भूल 24 में शूल से कम न हो। रविवार को राहुल की यात्रा मुंबई में खत्म हुई। मंच पर हिंदुओं के हित की बात करने वाले और सनातन का भगवा रंग ओढ़ने वाले बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे भी थे। उन्हीं उद्धव ठाकरे के सामने राहुल ने वो विवादित टिप्पणी की, लेकिन उद्धव अपनी कुर्सी से हिले तक नहीं। और जब मोदी ने दक्षिण भारत में बोलना शुरू किया तो 48 सीटों वाले महाराष्ट्र के घर घर तक ये मैसेज कुछ यूं डिलीवर कर दिया। मैं तो हैरान हूं, कल शिवाजी पार्क में
शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था, बाला साहब आप ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी, उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए, वो भी शिवाजी पार्क में, और उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी जय शिवाजी का मंत्र लेकर के बड़ा होता है। और कौन लोग मंच पर बैठे थे, पता नहीं बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। इंडी गुट के निशाने पर सनातन और हिंदू धर्म काफी पहले से है। राहुल भी उसी लिस्ट में है। तभी तो राहुल जिन स्टालिन के साथ मंच शेयर करते हैं, उन्हीं स्टालिन की पार्टी यानी डीएमके के नेता सनातन धर्म के खात्मे की कस्में खा चुके हैं। अलग अलग मंचों से हिंदू विरोधी बातें कह चुके हैं। लोग तो पूछेंगे कि क्या राहुल को ये सब स्वीकार है। राहुल कैमरे पर आते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं। बिना ईवीएम मोदी जीत नहीं सकते, यही टेप ऑन करते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि ईवीएम से चुनाव की शुरुआत कब हुई। 2004 का चुनाव ईवीएम से हुआ, कांग्रेस जीत गई। 2009 में भी ईवीएम से चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई। 2014 में जब चुनाव हुआ, उस वक्त देश में यूपीए की ही सरकार थी, मगर तब बीजेपी जीती। यानी जब तक कांग्रेस जीते तब तक ईवीएम ठीक, और जब कांग्रेस हारे तो वही ईवीएम खराब। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। फैक्ट यह है कि 24 में मोदी को घेरने के लिए इंडी गुट के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन सबको मिलकर 4 जून तक 24/7 या तो राहुल करना है, या किसी भी बहाने मोदी पर टूट पड़ना है। मोदी हटाव का फॉल्स नैरेटिव ही गढ़ना है।